बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस वो स्टेप्स हैं जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है पायरोवेट में, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। स्टूडेंट्स, अब ग्लूकोज कब ब्रेक डाउन होता है? जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, यानी कि जब एटीपी की ज़रूरत होती है तब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और पायरोवेट में, और फिर पायरोवेट से आगे एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए से सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आगे प्रोसेस चलता रहता है और एटीपी रिलीज होते हैं। तो एक्चुअली ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता क्यों है? एटीपी की डिमांड की वजह से। लेकिन अगर एटीपी की डिमांड फुलफिल हो जाती है तो उस वक्त ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के एक तरीका है कि चीज़ें सिर्फ ऑन डिमांड ही प्रोड्यूस की जाती हैं। जब डिमांड ख़त्म हो जाती है तो चीज़ों की प्रोडक्शन बिला वजह की नहीं होती, स्टॉप हो जाती है उस वक्त प्रोडक्शन। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये रेगुलेट कैसे होता है, ये कब, इस और किन किन स्टेप्स के ऊपर रेगुलेट होता है, तो यही हमारा आज टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर आगे एटीपी की डिमांड फुलफिल हो गई है तो ग्लाइकोलिसिस कुछ स्टेप्स हैं जिन पर आकर रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप जिस पर ग्लाइकोलिसिस कंट्रोल होता है दैट इज हेक्सोज काइनेज। हेक्सोज का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड, और काइनेज फॉस्फेट के एडिशन के साथ डील करता है। तो एक्चुअली ये वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये एंजाइम चूंकि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, तो जब ज़रूरत होगी एनर्जी की उस वक्त ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ये अकुमुलेट होना शुरू हो गया है। इट मीन्स कि अभी तो ये वाला यूज नहीं हुआ, मजीद प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मिकदार जब ज़्यादा हो जाती है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है कि मजीद ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट ना करे। ठीक है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया और वो आगे यूज़ नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट खुद अपने एंजाइम को स्टॉप कर देगा कि मजीद ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो। तो एक तो हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ज़्यादा होना, और दूसरी कंडीशन है एटीपी का ज़्यादा होना। एटीपी ज़्यादा हो जाने का मतलब भी ये है कि जब एटीपी ज़्यादा है इट मीन्स कि एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो चुकी है, मजीद ग्लूकोज ने आगे ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाना। तो ये एटीपी की तादाद ज़्यादा होना भी इस एंजाइम को, हेक्सोज काइनेज को स्टॉप कर देता है कि ये मजीद ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट ना करे। तो दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी, जो कि हेक्सोज काइनेज को स्टॉप करती हैं। जबकि हेक्सोज काइनेज को स्टिमुलेट कौन करता है? इंसुलिन। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही तब होती है जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ज़रूरत होती है उसको आगे कन्वर्ट करने की प्रोडक्ट में। ठीक है, ग्लूकोज को यूज़ करने की ज़रूरत होती है, या फिर इंसुलिन तब प्रोड्यूस होता है जब एटीपी कम होते हैं। तो इंसुलिन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत होती है, और ये स्टिमुलेट करता है हेक्सोकाइनेज को कि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे। सेकेंड एंजाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये थर्ड स्टेप पे इस्तेमाल होता है एंजाइम, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच करता है। तो ये इट मीन्स कि ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस को आगे लेके जाता है। लेकिन अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहे हैं बट एटीपी ज़्यादा है, इट मीन्स कि ग्लूकोज को मजीद ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी एटीपी ज़्यादा होना फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टॉप कर देगा मजीद काम करने से। सिट्रेट कब प्रोड्यूस होता है? जब जो इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, पायरोवेट आगे जाके कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में सिट्रेट में।
अगर सिट्रेट भी अकुमुलेट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये सिट्रेट भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेगा ब्रेकडाउन करने से, इस प्रोसेस को फर्दर वर्क करने से स्टॉप करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन आयन भी अगर ज्यादा होते हैं तो वो भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टॉप करते हैं। जबकि इसके अपोजिट चीजें जो हैं, जैसे कि एटीपी का अपोजिट क्या है, एडीपी एंड एएमपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जो कि शो करते हैं लो एनर्जी को, क्योंकि एटीपी जब यूज हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं एडीपी में, और अगर मजीद एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है तो एएमपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों चीजें एनर्जी की लो अमाउंट को शो करती हैं। तो जब ये ज्यादा होंगे तो ये स्टिमुलेट करेंगे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कि ये वर्क करे और ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़े। और थर्ड एंजाइम जो कि रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस को, वो पाइरोवेट काइनेज है। पाइरोवेट काइनेज ये वो एंजाइम है, पाइरोवेट काइनेज ये वो एंजाइम है जो कि लास्ट स्टेप पे यूज होता है, और ये फॉस्फोइनोल पाइरोवेट को कन्वर्ट करता है पाइरोवेट में, यानी कि ये ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप पे यूज होने वाला एंजाइम है। अब अगर पाइरोवेट आगे यूज होता है तो ये पाइरोवेट आगे कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। लेकिन अगर यही एसिटाइल कोए अकुमुलेट हो रहा है तो इट मींस कि मजीद इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो एसिटाइल कोए इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को कि मजीद पाइरोवेट ना बनाओ, पहले ही काफी पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर एटीपी अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो भी इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को कि एनर्जी की मजीद जरूरत नहीं है, तो मजीद पाइरोवेट में कन्वर्ट ना करो, जहां पे स्टेप है वहीं पे इस स्टेप को रोक दिया जाए। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस को बीच में अपने स्टेप पर रोक के रख सकते हैं जब तक कि फर्दर आगे जरूरत ना हो। तो अब आपने देखा कि तमाम रिएक्शंस में एटीपी इनहिबिटर है। ठीक है, अगर एटीपी ऑलरेडी ज्यादा है तो इन तीनों रिएक्शन में ये इनहिबिटर का काम करेगा और ग्लाइकोलिसिस को वहां पे स्टॉप कर देगा।